जब राजा भोज की मृत्यु हुई तो एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है। तो वो लाइन है, अद्धारा निराधारा निरा लंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वभोज राजा दिवंगते। अर्थात आज धारा नगरी अनाथ हो गई, सरस्वती भी अनाथ हो गई और विद्वान भी अनाथ हो गए, क्योंकि राजा भोज की मृत्यु हो गई है। हेलो दोस्तों, कौटिल्य एकेडमी जबलपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़े परमार वंश पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं, जो कि प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। उल्लेखनीय है कि 8 मार्च को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा का आयोजन कर रहा है तथा 28 अप्रैल को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। और मध्य प्रदेश में जो प्रारंभिक परीक्षा का नया सिलेबस आया है, उसकी यूनिट 2 में एक टॉपिक है मध्य प्रदेश से जुड़े राजवंश। इसी तरह मुख्य परीक्षा में भी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए प्रश्न हमेशा आते रहे हैं, चाहे वह मध्ययुगीन इतिहास से हो, चाहे आधुनिक इतिहास से, चाहे प्राचीन भारतीय इतिहास से। तो दोस्तों, आज इसी श्रृंखला में मैं आपके सामने एक टॉपिक लेने जा रहा हूं, जिसका नाम है परमार वंश। तो दोस्तों, इस वंश के बारे में हम निम्न क्रम में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे परमार वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में क्या संकल्पनाएं हैं। दूसरा, हम देखेंगे परमार वंश का प्रारंभिक इतिहास क्या है। फिर हम आएंगे परमार वंश के प्रमुख शासकों के विषय में। तत्पश्चात हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि परमार वंश, जो कि एक महत्वपूर्ण वंश था मालवा क्षेत्र का मध्य प्रदेश के, उसका पतन क्यों हुआ। और फिर हम आएंगे अंत में सबसे परमार वंश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, परमार वंश से जुड़े इस टॉपिक में सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे कि परमार वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि जनरली जो मध्ययुगीन काल है उसे हम राजपूत काल के नाम से जाने जाते हैं, और इस काल में राजपूतों ने अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय या चंद्रवंशी क्षत्रिय बताया है। लेकिन साथ ही साथ इसी काल में एक कथा और प्रचलित रही है, जिसे चंद्रबरदाई की किताब पृथ्वीराज राशों में वर्णित किया गया है, और इस कथा का नाम है अग्निकुल सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु थी, और वह संभवतः जो है राक्षसों ने चुरा ली, और उस कामधेनु की प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ ने राजस्थान में स्थित माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, और यज्ञ के लिए उन्होंने अग्नि जलाई। तो कहते हैं कि वो अपनी कामधेनु प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन कुछ राक्षसी शक्तियां उस यज्ञ में विघ्न डाल रही थी। ऐसी बातें चंद्रबरदाई की किताब पृथ्वीराज राशों में वर्णित अग्निकुल कथा में कही गई। और कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ इन राक्षसी शक्तियों से परेशान हो गए, और इन राक्षसी शक्तियों से बचाव के लिए उन्होंने अग्नि से 4 वीर पुरुष पैदा किए। 4 जो है बहुत ही बहादुर पुरुष पैदा किए, जिनमें सबसे प्रथम नाम था प्रतिहार, जिन्हें हम भारतीय इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है इसके बाद उन्होंने परमार वंश को पैदा किया। इसके बाद उन्होंने चौहान वंश को भी पैदा किया और चालुक्य को भी पैदा किया। तो इस तरह से इस कहानी के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने परमारों को अग्नि से पैदा हुआ। इस तरह से परमार जो है वो अग्निकुल से उत्पन्न हुए बताए गए। ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ चंद्रबरदाई की किताब पृथ्वीराज राशों में वर्णित है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा राजवंश अग्नि से पैदा हुआ, तो आपका आंसर होगा परमार राजवंश। तो दोस्तों, परमार वंश के विषय में जो हमारा दूसरा बिंदु था कि परमार वंश का प्रारंभिक इतिहास क्या था, तो निश्चित रूप से परमार वंश जो है वह भारत के मध्ययुगीन इतिहास से संबंधित है, जिसे हम राजपूत काल या सामंतवाद के नाम से जानते हैं। और इस काल में एक राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक पद्धति का जन्म हुआ, जिसे हम सामंतवाद कहते हैं। तो इसमें जैसे मैंने
पिछले लेक्चर में ही बताया था कि सामंतवाद कैसे पैदा हुआ, तो ये प्रश्न आता है। तो सामंतवाद जो है गुप्तोत्तर काल की एक राजनीतिक स्थिति है और यह हर्षवर्धन के समय भारत में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया और इसी सामंतवाद के चलते भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया के स्थान पर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का जन्म हुआ। तो भारत के इतिहास में आप देखेंगे एक चीज है कि पहले केंद्रीकरण होता है, फिर विकेंद्रीकरण होता है, फिर केंद्रीकरण होता है और फिर विकेंद्रीकरण होता है। कि जैसे आप देख रहे हैं कि सामंतवाद आते ही भारत में फिर से विकेंद्रीकरण हो गया, लेकिन इसके बाद जब मुस्लिम सत्ता आएगी, सल्तनत काल कहते हैं जिसे हम मुगल काल के नाम से भी जानते हैं, भारत फिर से केंद्रीकृत हो जाएगा। और जब मुगल जो है हार जाते हैं, बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेज आते हैं, तो फिर भारत का केंद्रीकरण होता है। फिर केंद्रीकरण के बाद आपने देखा कि पंचायती राज लाया गया 1993 में, तो फिर से विकेंद्रीकरण हुआ। तो इस तरह से भारत के इतिहास में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कुछ समय के बाद जो है निरंतर क्रम में दोहराई जाती है। तो सामंतवाद के चलते जो राजा था, जो केंद्र में रहता था, उसकी सैन्य शक्ति कमजोर हो गई और राजा सैन्य शक्ति के मामले में अपने से छोटे राजाओं पर निर्भर हो गया। इन छोटे राजाओं को ही सामंत कहा गया। तो यहाँ पर परमारों की उत्पत्ति का एक कारण यह है कि उन्हें सामंतवाद के चलते अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने का मौका मिला और फिर उन्होंने अपने मुख्य राजा के खिलाफ विद्रोह किया और अपनी एक स्वतंत्र वैधानिक स्थिति को प्राप्त किया। तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि परमार किस राजवंश के अधीनस्थ थे? तो आपका प्रश्न होगा परमार महाराष्ट्र के एक राजवंश राष्ट्रकूट के अधीनस्थ थे। वो राष्ट्रकूटों के सामंत थे, लेकिन कालांतर में राष्ट्रकूट जब कमजोर हो गए तो इन्होंने राष्ट्रकूट सत्ता से अपने आप को अलग कर लिया और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में अपनी एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इस तरह से धीरे धीरे जो परमार सामंत से उन्होंने अपनी हैसियत को ऊपर उठाया और एक राजा की स्थिति को प्राप्त किया और मालवा के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया। और आगे चलकर इस वंश के कई प्रतापी शासकों ने न केवल राजनैतिक उपलब्धियां प्राप्त की बल्कि सैनिक उपलब्धियां भी प्राप्त की और इनकी हम साहित्यिक उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने देखा कि परमार वंश का प्रारंभिक इतिहास क्या था। अब मैंने आपको बताया कि परमार वंश ने धीरे धीरे राष्ट्रकूटों से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। ओके, राष्ट्रकूट एक ऐसी सत्ता थे जो महाराष्ट्र में शासन करते थे। इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी और महाराष्ट्र से लगा हुआ एक एरिया है मध्य प्रदेश का मालवा, और मालवा में आगे चलकर परमारों ने राष्ट्रकूटों से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जिसे हम परमार वंश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आता है कि परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर होगा कि परमार वंश का संस्थापक एक राजा शीयक प्रथम या उपेंद्र या कृष्णराज था। तो दोस्तों, 2022 की एमपीपीएससी में यही प्रश्न पूछा गया कि परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो उसमें ये तीनों नाम ही दिए थे, शीयक प्रथम, उपेंद्र या कृष्णराज। एकदम सिंपल प्रश्न पूछा गया था कि परमार वंश का संस्थापक कौन था। अब परमार वंश के जो संस्थापक थे शीयक प्रथम, इन्होंने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के समय अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और इसके बाद इनके पुत्र शीयक द्वितीय गद्दी पर बैठे। तो शीयक द्वितीय ने भी मालवा में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो था वाकपति मुंज। तो दोस्तों, वाकपति मुंज पर आने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि जो राजा शीयक द्वितीय थे वो निसंतान थे और कहा जाता है कि एक बार वो जब शिकार करने निकले तो उन्हें मालवा के क्षेत्र में पाई जाने वाली मूंज घास में किसी अनाथ बालक के रोने की आवाज़ आई और इसके चलते शीयक द्वितीय ने उस घास के आसपास जाकर बालक को खोजने का प्रयास किया और उन्हें थोड़ी देर में एक अनाथ बालक मिल गया। और चूंकि राजा शीयक द्वितीय निसंतान थे, अतः उन्होंने उस बालक को अपना पुत्र मान लिया और यही बालक भारत के इतिहास में आगे चलकर वाकपति मुंज के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसको मुंज नाम इसलिए मिला है क्योंकि यह
शीयक द्वितीय को मुंज घास पर मिला था। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ वर्षों बाद जो राजा शीयक द्वितीय थे, उनकी अपनी एक रानी से क्या हुआ, पुत्र पैदा हुआ, और उस पुत्र का नाम था, उन्होंने रखा सिंधुराज। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वाकपति मुंज के बाद अगला राजा कौन होगा, सिंधुराज। लेकिन यहाँ पे सिंधुराज जो था राजा शीयक द्वितीय का वास्तविक पुत्र था, और यहाँ पे वाकपति मुंज था वो उनका गोद लिया हुआ पुत्र था। लेकिन शीयक द्वितीय ने वाकपति मुंज को बड़ा मानकर ज्येष्ठ उत्तराधिकार के सिद्धांत का पालन करते हुए अपनी मृत्यु के समय अपना वारिस, अपना उत्तराधिकारी वाकपति मुंज को बताया। और वाकपति मुंज से जुड़े हुए प्रश्न मध्य प्रदेश पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में हमेशा पूछे गए। तो दोस्तों, हमने पिछले टॉपिक में देखा कि वाकपति मुंज जो है वह एक परमार वंश के शासक शीयक द्वितीय का गोद लिया हुआ पुत्र था। तो वाकपति मुंज परमार वंश के इतिहास में व भारत के इतिहास में बहुत प्रमुख है, क्योंकि इसके दरबार में अनेक कवि रहते थे, जिसमें सबसे प्रमुख हैं पद्मगुप्त। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि पद्मगुप्त ने कौन सी किताब की रचना की। तो मित्रों, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि पद्मगुप्त ने एक किताब लिखी थी संस्कृत भाषा में, नवशशांक चरित्र। और यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो पूछी जाएगी आपके एमपीपीएससी प्रारंभ में, मध्य प्रदेश का कालिदास किसे कहा जाता है, या मध्य प्रदेश में कालिदास के अतिरिक्त एक और कालिदास हुए जिन्हें कालिदास परिमल के नाम से भी कहा जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा पद्मगुप्त। तो जनरली कालिदास एक गुप्त काल के कवि थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में एक थे। तो परमार वंश के राजा वाकपति मुंज के दरबार में भी एक कवि था जिसका नाम था पद्मगुप्त। इसे कालिदास परिमल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह वाकपति मुंज के दरबार में एक दूसरे कवि थे धनंजय, जिन्होंने संस्कृत भाषा में एक किताब दशरूपक की रचना की। इसी तरह एक अन्य कवि धनिक ने दशरूपावलोक की रचना संस्कृत भाषा में की। दूसरे प्रमुख एक साहित्यकार हलायुध ने, जिन्होंने राजनीति पर एक किताब राज व्यवहार तत्व की रचना की। इस तरह वाकपति मुंज ने मध्ययुगीन इतिहास में साहित्यिक उपलब्धियों को और साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया। यह वाकपति मुंज न केवल कलम का धनी था बल्कि तलवार का भी धनी था, और इसने परमार वंश के साम्राज्य को विस्तारित किया। कहा जाता है इसी के समय परमार वंश की राजधानी उज्जैन से हटकर या उज्जैन से स्थानांतरित होकर धारा नगरी आ गई। और इसकी सैनिक उपलब्धियों में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके समय जो महाराष्ट्र था, जहां कभी मैंने बताया राष्ट्रकूट शासन करते थे और परमार राष्ट्रकूटों के सामंत थे, बाद में परमारों ने राष्ट्रकूटों से अपना संबंध समाप्त कर लिया और एक स्वतंत्र स्थिति को प्राप्त किया। और उन्हीं राष्ट्रकूटों का पतन होने के बाद वहां पर जो एक वंश आया कल्याणी के चालुक्य, तो चूंकि परमार राष्ट्रकूटों के सामंत थे इसलिए कल्याणी के जो चालुक्य थे, इन्होंने प्रयास किया कि हम फिर से मालवा पर कब्जा कर लें, और यह काम किया कल्याणी के चालुक्य वंश के एक संस्थापक और एक प्रमुख राजा तैलप द्वितीय। तो कहते हैं कि इसने नर्मदा नदी को पार करके 6 बार वाकपति मुंज के राज्य पर आक्रमण किया और यह 6 बार वाकपति मुंज से पराजित किया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वाकपति मुंज के जो ज्योतिषी थे, उन्होंने ये कहा था कि यह जो चालुक्य राजा है कल्याणी का तैलप द्वितीय आपके ऊपर कितनी बार ही आक्रमण करे, आप इस पे आक्रमण मत करना, ये कितनी बार करेगा आप ही जीतेंगे, लेकिन आप प्रत्युत्तर में आक्रमण नहीं करना। लेकिन कहा जाता है कि 7वीं बार वाकपति मुंज ने इस तैलप द्वितीय के ऊपर आक्रमण किया और वो गोदावरी नदी को पार करके महाराष्ट्र पहुंच गए, जहां उनकी तैलप द्वितीय के हाथों पराजय हुई और तैलप द्वितीय ने उन्हें बंदी बना लिया। और फिर कहा जाता है तैलप द्वितीय के ही कारागार में उनकी मृत्यु हो गई। तो मित्रों, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि मालवा के किस शासक ने कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक तैलप द्वितीय को 6 बार युद्ध में परास्त किया। तो आपका आंसर होगा वाकपति मुंज। तो इस तरह से वाकपति मुंज
जो कि एक अनाथ बालक था, उसने न केवल मालवा को सैनिक उपलब्धियां, मालवा के परमार वंश को सैनिक उपलब्धियां दिलाई, बल्कि उसने अपने दरबार को अनेक साहित्यकारों से मंडित किया और उसने संस्कृत साहित्य को भी प्रोत्साहित किया। तो मित्रों, वाकपति मुंज जो कि परमार वंश के राजा शीयक द्वितीय का गोद लिया हुआ पुत्र था, उसकी मृत्यु के बाद एक दूसरा शासक गद्दी पर बैठा जिसका नाम था सिंधुराज। तो मित्रों, पिछले टॉपिक में हमने देखा कि वाकपति मुंज को तैलब द्वितीय ने एक युद्ध में परास्त कर अपने कारागार में बंद कर दिया, जहां उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद जो राजा शीयक द्वितीय थे, उनकी जो वास्तविक पुत्र था, जो उनकी रानी से पैदा हुआ था, सिंधुराज गद्दी पर बैठा। तो सिंधुराज के समय की एक बड़ी घटना यह है कि जो पद्मगुप्त थे, उन्होंने एक किताब लिखी है नवशहशांक चरित। यह किताब जो है नवशहशांक चरित, उन्होंने राजा सिंधुराज को ही क्या की थी, समर्पित थी। और राजा सिंधुराज की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रसिद्ध राजा भोज के क्या थे, पिता थे। तो सिंधुराज के निधन के बाद उनके पुत्र राजा भोज मालवा के शासक बने और इनके समय इनकी राजधानी थी धारा नगरी। राजा भोज के बारे में ये कहा जाता है कि वो कलम व तलवार दोनों के ही धनी थे। तलवार के मामले में देखें तो उन्होंने अपने समकालीन सभी पड़ोसी राजाओं से युद्ध किया, जिसमें गुजरात के सोलंकी भी शामिल थे, जिनमें जबलपुर या महाकौशल के कलचुरी भी शामिल थे, जिसमें चंदेल भी शामिल थे, और महाराष्ट्र के कल्याणी के चालुक्य भी शामिल थे। लेकिन वो इतिहास में अपनी साहित्यिक व स्थापत्य संबंधी उपलब्धियों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, और इसी कारण राजा भोज को मध्य प्रदेश का लियोनार्दा विंसी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह प्रश्न एक न एक बार अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस राजा को मध्य प्रदेश का लियोनार्दा विंसी कहा जाता है। तो लेकिन यह जो लियोनार्दा विंसी है वो इटली के एक व्यक्ति थे, लेकिन वो कई आर्ट्स में बड़े एक्सपर्ट थे, कई विधाओं के ज्ञाता थे। जैसे वो बहुत अच्छे इंजीनियर भी थे, बहुत अच्छे डॉक्टर भी थे, चित्रकार भी थे, साहित्यकार भी थे, संगीतकार भी थे। उनकी जो फेमस पेंटिंग है उसका नाम है मोनालिसा। ओके। इसी तरह राजा भोज के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने 25 से ज़्यादा किताबें लिखी और ये किताबें विभिन्न विषयों पर थी। अकबर के दरबार का एक कवि था अबुल फजल, जिसने अकबरनामा या आईने अकबरी लिखी। वह भी अपनी किताब अबुल आईने अकबरी में लिखता है कि राजा भोज के दरबार में 500 से ज़्यादा विद्वान थे और राजा भोज ने कई किताबों की रचना की। तो जैसे हम उनकी कुछ किताबों पर चर्चा करेंगे, तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न हो सकता है आगामी मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाए। जैसे मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजा भोज के द्वारा लिखी गई किताबों पर प्रकाश डालिए। तो उनकी एक बहुत अच्छी किताब है सम्रांगण सूत्रधार। यह स्थापत्य पर लिखी गई है, कैसे बिल्डिंग बनाई जाए, कैसे मंदिर बनाए जाए, कैसे किले बनाए जाए। तो सम्रांगण सूत्रधार एक किताब है संस्कृत भाषा में, जो कि स्थापत्य के विषय में हमें जानकारी देता है। इसी तरह राजा भोज जो थे वो सरस्वती के बहुत बड़े पुजारी थे। उन्होंने सरस्वती पूजा पर भी एक किताब लिखी है, सरस्वती कंठाभरण। राजा भोज को ज्योग्राफी का भी बहुत अच्छा नॉलेज था, इसलिए उन्होंने भूगोल पर एक किताब लिखी है भुजबुल भीमा। इसी तरह उन्होंने उस जमाने में एक शब्दकोश की भी रचना की। उस शब्दकोश का नाम है नाम मल्लिका। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि राजा भोज ने शिल्प और राजनीति पर भी एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे धातुओं को निकाला जाता है, कैसे किसी चीज को बनाया जाता है। उस किताब का नाम है युक्ति कल्पतरु। तो मित्रों, इसके बाद उन्होंने अपने आप को एक वैज्ञानिक होने का परिचय भी दिया और उन्होंने रसायन शास्त्र पर एक किताब लिखी है राज मृगांका। तो ये भी उनकी किताब है। इसी तरह उन्होंने घोड़ों की चिकित्सा पर एक किताब लिखी है शालीहोत्र। तो इस तरह से राजा भोज जो है एक ऑलराउंडर थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, और इसीलिए उन्हें मध्य प्रदेश का लियोनार्दा विंसी कहा जाता है। तो राजा भोज ने निम्न किताबों की भी रचना की, जैसे चंपू रामायण। ये एक ऐसी रामायण है जो गद्य रूप में भी है और
पद दोनों में मिश्रित रूप में लिखी गई। इसी तरह उन्होंने शिव भक्ति पर भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है तत्व प्रकाश। आगे देखते हैं, उन्होंने धर्मशास्त्र पर भी एक किताब लिखी जिसका नाम है व्यवहार मंजरी। और इसी क्रम में राजा भोज के द्वारा लिखित एक अन्य किताब है राज मार्तंड, जो कि पतंजलि के योग सूत्र पर एक टिप्पणी है। इस तरह से राजा भोज ने विभिन्न विषयों पर किताबें लिखकर अपनी कलम की प्रतिभा का परिचय दिया और इसीलिए उन्हें मध्य प्रदेश का लियोनार्डो दा विंसी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का लियोनार्डो दा विंसी तो कहा जाता है, उन्होंने कई किताबें लिखी, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि अकबर का दरबारी इतिहासकार कह रहा है अबुल फजल कि उनके दरबार में 500 से ज़्यादा विद्वान थे, तो हम देखेंगे राजा भोज के दरबार में कुछ विद्वान जो कि बहुत प्रसिद्ध है और उनसे जुड़े हुए प्रश्न अक्सर मध्य प्रदेश की पीएससी व मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो राजा भोज के दरबार में हम देखेंगे निम्न कवि थे। जैसे उनके दरबार के एक प्रसिद्ध कवि थे तिलक, तो तिलक की जो पुत्री थी उसका नाम था मंजरी, तो उन्होंने अपनी पुत्री की याद में कहते हैं एक किताब लिखी जिसका नाम रखा गया है तिलक मंजरी। तो धनपाल राजा भोज के दरबार में एक ऐसे कवि थे जिन्होंने बाद में जैन धर्म को अपना लिया था। तो यह प्रश्न आपके एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसी तरह दोस्तों हम देखते हैं कि इनके दरबार में एक और कवि था ऊवट। इसी तरह एक कवि बल्लाल ने राजा भोज की जीवनी लिखी है। तो ये प्रश्न आता है कि राजा भोज की जीवनी का नाम क्या है, तो आपको इस तरह से किताबें दे दी जाएंगी और बताया जाएगा कि सम्रांगण सूत्रधार है, कि सरस्वती कंठाभरण है, कि तत्व प्रकाशा है। तो उसका सही आंसर है भोज प्रबंध, राजा भोज की जीवनी है, लेकिन इसके लेखक हैं एक कवि बल्लाल। इस तरह से राजा भोज के दरबार में कई कवि मौजूद थे। अब हम देखेंगे राजा भोज ने न केवल साहित्यिक प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया बल्कि इन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए और इनके कुछ कार्य ऐसे हैं जो वर्तमान में भी चर्चा का विषय बने हुए। तो अब हम देखते हैं राजा भोज का स्थापत्य के विकास में क्या योगदान था। तो राजा भोज की स्थापत्य के संबंध में उपलब्धियां निम्न हैं। जैसे राजा भोज ने ही मध्य प्रदेश में एक भोजपुर नगर का निर्माण कराया। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसी तरह उन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी में एक संस्कृत विद्यालय व सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। अब कहा जाता है कि जब मालवा में बाद में एक खिलजी वंश का शासन हो गया तो एक शासक महमूद खिलजी ने इस सरस्वती मंदिर का जो मंदिर था उसे ध्वस्त करा के उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाई जिसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। तो कहा जाता है कि वर्तमान में ये मांग उठाई जा रही है कि इस सरस्वती मंदिर या कमाल मौला मस्जिद का भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से पुरातात्विक अन्वेषण किया जाए ताकि सत्य का पता लगाया जा सके। तो अक्सर बसंत पंचमी के दिन इस सरस्वती मंदिर या कमाल मौला मस्जिद के कारण धार शहर में एक सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाता है। तो इसलिए यह सरस्वती मंदिर अक्सर चर्चा में रहता है और आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी ही बसंत पंचमी पास में आने वाली है। इसी तरह राजा भोज ने राजस्थान के एक शहर चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया। तो यह प्रश्न आपके एमपीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। भोपाल में जो आप तालाब देखते हैं तो उसे भोज तालाब भी कहा जाता है, उसमें आज राजा भोज की एक प्रतिमा भी स्थापित है। तो इस भोपाल में भोज ताल का निर्माण भी राजा भोज ने करवाया ताकि भोपाल व उसके आसपास के क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो। इसी तरह मैंने बताया कि उन्होंने भोजपुर शहर बसाया जो कि रायसेन में है। वहाँ पर उन्होंने एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया। इसे पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है, यानी ये हूबहू सोमनाथ मंदिर जैसा है जो कि गुजरात में निर्मित है। इसलिए आता है कि पूर्व का सोमनाथ मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो आप बताएंगे भोजपुर जो कि रायसेन जिले में है। इसी तरह सोमनाथ मंदिर जिसे 1025 में महमूद गजनवी जो कि एक टर्क इन्वेडर था, तुर्की आक्रमणकारी था, उसने तोड़ दिया था, उसका पुनर्निर्माण भी राजा भोज ने करवाया। इस तरह आप देखते हैं कि राजा भोज ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया और इस तरह से साहित्य के बाद उन्होंने स्थापत्य कला को भी आगे बढ़ाया।
अब हम देखते हैं कि यदि राजा भोज इतने प्रतापी थे तो आखिर ऐसे राजा की मृत्यु कैसे हुई। तो मैंने बताया कि राजा भोज जो है राजपूत काल से संबंधित थे, और राजपूत काल की एक विशेषता थी कि राजपूत राजा परस्पर युद्धरत रहते थे, और इसी क्रम में राजा भोज का भी अपने पड़ोसी शासकों से युद्ध हुआ। तो आगे हम देखते हैं राजा भोज के युद्ध। राजा भोज ने अपने समकालीन शक्तियों की चुनौतियों का भी सामना किया, और उनकी वीरता के चलते आगे चलकर उनके पड़ोसी शासक गुजरात के चालुक्य व जबलपुर के कलचुरियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उन्हें अकेले पराजित करना मुश्किल है। तो ऐसा कहा जाता है गुजरात के सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम तथा जबलपुर के कलचुरी वंश के शासक लक्ष्मी कर्ण ने एक सैन्य गठबंधन का निर्माण किया और फिर राजा भोज की राजधानी धारा नगरी पर आक्रमण कर दिया, और इस आक्रमण के दौरान दोनों ने राजा भोज को घेर कर मार दिया, और कहा जाता है कि लक्ष्मी कर्ण ने युद्ध भूमि में ही राजा भोज की हत्या कर दी। इस तरह एक प्रतिभाशाली, पराक्रमी और महान कवि राजा भोज की युद्ध भूमि क्षेत्र में मृत्यु हो गई, और इस तरह से परमार वंश का पतन भी प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, अब हम आते हैं परमार वंश के पतन पर। तो राजा भोज की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी बैठे, उनमें से कुछ शासक हैं जय सिंह और उदयादित्य। तो ये काफ़ी कमज़ोर व अयोग्य उत्तराधिकारी थे। उदयादित्य के विषय में एक ही चीज़ इंटरेस्टिंग है थोड़ा परीक्षा पॉइंट से, कि उन्होंने विदिशा में एक मंदिर का निर्माण बनाया जिसे हम आज नीलकंठेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि एक मंदिर है नीलकंठेश्वर, तो ये मंदिर परमार वंश के एक शासक उदयादित्य ने बनाया था। तो यहाँ पर कभी कभी जो विद्यार्थी है वो राजा भोज पे ही टिक कर देता है प्रारंभिक परीक्षा में। तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखें कि विदिशा में स्थित नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माता परमार वंश का एक शासक उदयादित्य था, ना कि राजा भोज। अब चूंकि उत्तराधिकारी अयोग्य थे और समकालीन शासक जैसे कलचुरी थे और चालुक्य थे, ये क्या होते जा रहे थे, निरंतर शक्तिशाली होते जा रहे थे। और ऐसे में एक मुस्लिम शासक सल्तनत काल का जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, वो अपना एक सेनापति आइन उल मुल्क मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, और 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क ने परमार वंश के अंतिम शासक महलक देव को एक युद्ध में परास्त किया, और इस तरह से परमार सत्ता मालवा से हमेशा समाप्त हो गई। और अब परमार जो है सल्तनतकालीन शासन, और अब मालवा जो है सल्तनतकालीन शासन के अधीन आ गया, और अब मालवा पर मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है। और जब हम इसको आगे देखेंगे तो यहाँ पे मालवा में 2 मुस्लिम वंश आएंगे। पहले का नाम था आपका खिलजी वंश और दूसरे का नाम था गौरी वंश, और इस तरह से मालवा में परमार सत्ता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। मित्रों, परमार वंश से जुड़े हमने विभिन्न टॉपिक पर चर्चा की। अब हम देखते हैं परमार वंश से जुड़े हुए कौन से प्रश्न प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि यह प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, आने की संभावना है कि राजा भोज की हत्या के शासक की। तो मित्रों, इसका सही आंसर है कलचुरी वंश का शासक लक्ष्मी कर्ण। इसी तरह से दूसरा प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस कवि की उपाधि कालिदास परिमल थी। तो मित्रों, इसका सही आंसर है परमार वंश से जुड़े एक कवि पद्म गुप्त को कालिदास परिमल की उपाधि दी गई। इसी तरह मुख्य परीक्षा में जो 8 मार्च से शुरू होने वाली है, इस प्रश्न की आने की पुनः संभावना है कि राजा भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। तो जब आप सांस्कृतिक उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे तो उसकी साहित्यिक उपलब्धियां भी बताएंगे, और साथ ही साथ उसने स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो योगदान किया उस पर भी आप प्रकाश डालेंगे। तो मित्रों, मुझे आशा है कि इस लेक्चर में आपको परमार वंश से जो जानकारी दी गई वो आपके आगामी परीक्षाओं में काम में आएंगी। यहाँ पर मैं आपको एक लाइन बताना चाहूँगा कि जब राजा भोज की मृत्यु हुई तो एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है। तो वो लाइन है, अद्ध धारा निराधारा, निरा लंबा सरस्वती
पंडिता खंडिता सर्वभोज राजा दिवंगते, अर्थात आज धारा नगरी अनाथ हो गई, सरस्वती भी अनाथ हो गई और विद्वान भी अनाथ हो गए, क्योंकि राजा भोज की मृत्यु हो गई है। तो कभी कभी इस तरह की पंक्तियां भी मध्य प्रदेश पीएससी से जुड़ी हुई परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जुड़े हुए प्रश्नों पर आप भी निरंतर अनुसंधान करें और हमारी कौटिल्य अकेडमी की तरफ से यह अनुसंधान निरंतर जारी है। शीघ्र ही अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और उपयोगी प्रश्न व जानकारी लेकर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।